Hello everybody and welcome to this wonderful platform of my classroom. So this is me, your teacher mentor Tanisha ma'am और आज हम क्या करेंगे? आज हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का सॉल्व करेंगे बायोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड। वो सेक्शन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बायो की चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं जिसमें कुछ एनालिसिस करना पड़ता है और कुछ में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम करेंगे। ये सारी चीजें माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी 2023 के पेपर के प्रिपरेशन के लिए। बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई पेपर आता है तो पेपर को भरे कैसे। ऐसा नहीं कि पेपर आता है एकदम से पेपर को खोलते वी स्टार्ट जस्ट मार्किंग डाउन ये आंसर है ये आंसर है। बहुत आराम से पीसफुली सोच कर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, वरना आता आता क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने पूरा पेपर कर दिया लेकिन आपने पेपर का जो पहला शीट होता है उसमें आपने नाम ढंग से नहीं लिखा, अपना रोल नंबर नहीं लिखा, कोड नहीं लिखा, स्कूल का नाम नहीं लिखा या फिर सिग्नेचर फोन नंबर सारी चीजें नहीं भरी, तो क्या हुआ, वो पेपर किसी भी यूज का नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पूरा पेपर है एनएसओ का जो पूरा पेपर है इट हैज नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए कोई पैनिक नहीं होना कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम नहीं लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लेकिन ध्यान से आराम से। इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस सेक्शन एंड अचीवर सेक्शन। मैंने क्या बोला था, कुछ होंगे मेमोरी बेस्ड, कुछ होंगे आपको एनालाइज करने पड़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा। उसी चीजों से ये सारी चीजें बनी हुई हैं। लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिवाइडेड है 35 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच। अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन है, अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, अपने मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ेगा, एनालाइज भी करना पड़ेगा कुछ चीजों को। 5 क्वेश्चंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अच्छे से डिवाइडेड है। ये वाला सेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, इसलिए ध्यान से करिए। 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच, 3 मार्क। ये तो सारी चीजें पता चल गई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब हम पेपर में, हमने तो ये कर लिया, हमने पता भी कर लिया कि हाँ कि अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन भर रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या यूज करना है। प्लीज ये मत भूलिएगा दैट यू हैव टू यूज एन HB पेंसिल, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन नहीं, जेल पेन नहीं, बॉल पॉइंट पेन। और जब भी आप ये OMR शीट भरेंगे ना, OMR शीट इज द वन विच इज वेरी सेंसिटिव। देखिए यहाँ पर अच्छा सा पेंसिल लिखा है, शार्पन पेंसिल है, HB पेंसिल है, आप भर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने इसको अच्छे से इनसर्कल कर दिया, ठीक है। आप क्या किया, आपको रियलाइज अरे ये आंसर नहीं है, आपने इसको इरेज किया, इरेज करके इसके साथ वाला आंसर कर दिया। लेकिन अगर आपने अच्छे से इरेज नहीं किया तब क्या होगा, तब अगेन प्रॉब्लम। अगर उसका इंप्रेशन बैठ गया, जैसे यहाँ पर इंप्रेशन बैठ गया, तो वो क्या होगा, वो थैंक गुडनेस इट्स नॉट नेगेटिव मार्किंग, इसलिए पैनिक नहीं होना। आपको अच्छे से इरेज करके फिर आपने मार्क करना है। सबसे बेस्ट है क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करिए, उसके बाद टाइम रखिए, अपने आंसर शीट में आराम से भरिए। पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से कूल होकर चिल होकर पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना। अब हम करेंगे साइंस सेक्शन का पेपर 2017 और 18 का है। उसमें हम करेंगे सबसे पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, टाइम लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। I am gonna move aside so that you can quickly have a look at the question here. Question is coming from very interesting chapter that is reaching the age of adolescence. It's reaching the age of adolescence में question है कि read the paragraph, ठीक है। It is saying that X is a butterfly shaped gland located in the front part of the lower neck, front part of the lower neck, front part है, butterfly shape है, definitely we are talking about your thyroid gland, we are talking about your thyroid gland। पता है ना आपको, थायराइड ग्लैंड में जब डिजीजेस होती है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द थायराइड वी आर टॉकिंग अबाउट द थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे देखते हैं, why is a triangular gland present in pair on the top of each kidney? किडनी के ऊपर तो हमारे पास होता है एड्रीनल ग्लैंड,
और एड्रिनल ग्लैंड उसे बोला जाता है द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज कॉल्ड एज योर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अरे डर लगता है ना, एड्रेनलिन रश होता है, लड़ाई करते हैं तो लगता है अच्छा अब किसको मारेंगे, घूसा मारेंगे। जब आप फ्लाइट लेते हैं पहली बार, कभी भी लेते हैं, मैं तो कभी भी लेती हूँ, मेरे को हमेशा भी फ्लाइट लेते टाइम थोड़ा सा एड्रिनल रश होता है कि ओह हार्ट बीट तेज हो जाती है। दैट इज व्हाई, बिकॉज दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये एक एक्साइटमेंट है और ये बहुत जरूरी है बॉडी को एक्सपीरियंस करना। Z is a mixed gland located inferior to stomach which secretes digestive juices as well as hormones. So we are talking about your pancreas here. Pancreas. We are talking about your insulin, glucagon, उससे related, pancreatic amylase, trypsin, इसके बारे में बात करते हैं। Now what we have to do? Now the important thing. ऊपर आपने पीसफुली पढ़ा, आपने अपने शॉर्ट नोट्स लिख लिए। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में पढ़ना है। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, फटाफट, अच्छा ये पूछा ये पूछा ये पूछा, नहीं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना आराम से। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ग्लैंड X, Y and Z. The best part is that we have already identified X, Y and Z here. ऑप्शन ए क्या कहता है देखते हैं। X functions as biological clock by secreting a hormone that regulates sleep-wake cycle. Please understand, जब भी आप biological clock, sleep-wake cycle सुनेंगे तो हम बात कर रहे हैं pineal gland या फिर pineal gland बोलते हैं। और ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीट करने के लिए एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्लीप वेक साइकिल के लिए। मेलाटोनिन रिलीज होना बहुत जरूरी है, तभी आप आराम से पीसफुली 7 to 8 आवर्स का नींद कर पाएंगे। हमें इनकरेक्ट बोला है और हमने सबसे पहला इनकरेक्ट ढूंढ लिया है, क्योंकि एक्स क्या है मेरा, एक्स इज एक्चुअली अ थायराइड ग्लैंड। चलिए बाकी भी देख देते हैं। इफ बी कह रहा है इफ अ पर्सन इज टेरिफाइड और स्ट्रेस्ड देन ग्लैंड वाई रिलीजेस अ हार्मोन। अग्रीड, I already talked about a hormone which is called as a fight or a flight hormone. That hormone is called as adrenaline hormone. Adrenaline hormone, जिसको क्या बोलते हैं, fight और flight hormone। लड़ाई के टाइम में या फिर आप फ्लाइट या फिर झूला झूलते टाइम, बड़े बड़े से स्विंग्स लेते टाइम, तभी तो एड्रिनल रश होता है, अच्छा लगता है। हाँ, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, बट दैट्स अ नाइस फीलिंग ऑल टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि वाई आपका एड्रिनल ग्लैंड है। ऑफ कोर्स मेरा वाई तो एड्रिनल ग्लैंड ही है, ये तो बिल्कुल सही है। C, gland Z secretes its hormones when blood glucose concentration is either above or below the normal reference range. आपको पता है ना, पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, वही सारे सेल्स, उसमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागन, दे वर्क एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक मींस एक, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन आएगा ध्यान रखने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर गया है तो ग्लूकागन आएगा उसका ध्यान रखने के लिए। और ये सारे कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज हो रहे हैं, जो किसके पास है, वो है पेनक्रियाज के पास। तो हमारा Z पेनक्रियाज है। ऑफ कोर्स देखा जाए ये आंसर भी करेक्ट है। इनकरेक्ट तो हमको मिल गया, फिर भी बाकियों को तो जस्टिफाई करना है ना, हमें पता तो चले कि क्यों क्या किस लिए। डी कह रहा है abnormal secretion from gland X may lead to a various disorders like exophthalmic goiter, myxedema। ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने आपको बोला था थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कभी हाइपर सिक्रेशन होता है, कभी हाइपो सिक्रेशन होता है। हाइपर मींस ज्यादा में अमाउंट रिलीज हो जाना। अगर थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो आपको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होगा, हाइपर सिक्रेशन से होता है ये। और मायोक्सिडिमा, ओडिमा का मतलब होता है फ्लूइड इकट्ठा होना, जिससे कभी कभी फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फेस में स्वेलिंग जैसा दिखने लग जाता है, दिस इज हाइपोसिक्रेशन। और देखिए यहाँ पे I'm gonna leave this space for you, अब ध्यान से देखेंगे। इसको हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड को एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं, जिसको आगे जाके आपने नाम सुना होगा, इसका एक और नाम होता है
ग्रीव्स डिजीज, ग्रीव्स डिजीज, इसमें जनरली क्या हो जाते हैं, आई बॉल्स बहुत प्रोट्रूडिंग बाहर की तरफ निकलती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, देयर इज वेरी वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली रिफाइंड हॉलीवुड एक्टर जिनको ग्रेव्स डिजीज है, बट शी हैज एक्चुअली एनहांस्ड इट एंड यूज्ड इट ब्यूटिफुली। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली अपने आप को प्रोजेक्ट किया, उनकी आईज बहुत बाहर प्रोट्रूडिंग आईज है, और वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है आपके ग्रेव्स डिजीज। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच केम अप फ्रॉम योर रीचिंग द एज ऑफ adolescence. Now let's quickly look into our second question coming up from, आंसर देख लेते हैं, ऑफ कोर्स आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली कमिंग अप फ्रॉम सेल चैप्टर। देखिए, आप पढ़ रहे हैं एनएसएस से रिलेटेड, सेल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवन आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके 9th के चैप्टर से रिलेटेड है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आपका क्रॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो दे बोथ आर, और ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली इंटररिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर बायोलॉजी कि आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक वेन डायग्राम दिया है। जब भी वेन डायग्राम आता है ना, डरना नहीं है, पहले समझना है वेन डायग्राम बोल क्या रहा है, व्हाट इज इट एक्चुअली आस्किंग, तब देखते हैं। This question coming up from your cell structure and its function. Refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding X, Y and Z. पहले हम X, Y और Z को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है क्या। X अगर आपको दिख रहा है उसमें बोल रहा है कि दोनों डोमेन में शेयर हो रहा है। X it is saying cell wall is present. सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम बात कर सकते हैं प्लांट सेल की, हम बात कर सकते हैं फंगस के बारे में, इवन बैक्टीरियल की भी बात कर सकते हैं। बट इमीडिएटली उसी के साइड वाले सेक्शन में वो बोल रहा है दैट इट इज सैप्रोफिटिक इन नेचर। तो बाय डिफॉल्ट हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हमको पता चल रहा है कि जो एक्स है वो फंगस के बारे में बात कर रहा है, सैप्रोफिटिक है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नीचे Z में बोल रहा है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, व्हिच इज ट्रू। दैट मींस इट इज रूलिंग आउट द ऑप्शन कि भैया ये बैक्टीरिया हो सकता है, सैप्रोफिटिक नहीं, फंगस है। प्लांट सैप्रोफिटिक नहीं होता है, तो इसलिए देखा जाए तो एक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो फंगस के बारे में बात कर रहा है। एक बार देखिए, आराम से देखिए, धीरे धीरे आगे चलते हैं। जेड में ये भी बोल रहा है सेल वॉल है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, अग्रीड। अब ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हमने एक्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, वैसे ही वाई और जेड भी आइडेंटिफाई करेंगे धीरे धीरे। एक बार शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन, देन वी विल इजीली आइडेंटिफाई। रेफर टू द वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स, वाई एंड जेड। चलिए, एक्स कह रहा है इट कॉजेज सिट्रस कैंकर डिजीज and wilt disease in plants and it's also responsible for causing tetanus, athlete's foot in humans. पहला ही देखा जाए तो हमें करेक्ट ढूंढना है, लेकिन पहला ही देखिए X causes citrus canker. मैंने X तो आइडेंटिफाई कर लिया है that it is actually a fungus which is having a cell wall and also saprophytic mode of nutrition. Citrus canker is a bacterial disease. ये तो ऑप्शन गलत है, बैक्टीरियल disease. तो यहीं पर हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। Y is always multicellular and could be Alternaria, Puccinia and Eustylago. ठीक है, Puccinia, Alternaria, Eustylago, agreed. अब Y को ध्यान से देखिए, Y ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, agreed, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। वो कह रहा है कि Y is always multicellular. Always नहीं हो सकता, ये सारे के सारे क्या है, आपके फंगस है। लेकिन Y can never be always multicellular. क्यों? आपका यीस्ट नहीं है, यीस्ट क्या यूनिसेलुलर है ना, एक्सेप्शन हुआ। तो always multicellular नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बोला है Y is always multicellular. No, because exceptions are always there. Yeast, yeast अगर मैं देखूं, yeast मेरा यूनिसेलुलर, तो मेरा ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अब ये बोल रहा है Z possess क्लोरोफिल, ठीक है, Z के पास सेल वॉल भी है, Z के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी,
अग्रीड। तो ये प्लांट सेल भी हो सकता है। That possess chlorophyll and could be unicellular like Chlamydomonas or multicellular like Pyrogyra. Green algae, very good. ये हो गया आपका यूनिसेलुलर एल्गा और ये हो गया मल्टीसेलुलर एल्गा, विच इज वेरी मच ट्रू। क्यों नहीं हो सकता? जेड के पास सेल वॉल है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, तो ये क्यों नहीं हो सकता एल्गे? ये बिल्कुल हमारे लिए हैप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स इज ऑलवेज एनारोबिक। नहीं, फिर से ये जो वर्ड आते हैं ना ऑलवेज, इनका ध्यान से देखिए कि व्हाट दे आर आस्किंग। एक्स इज ऑलवेज एनारोबिक whereas y and z are always aerobic। जब हम y और z के बारे में बात कर रहे हैं, z तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि एल्गे है, दैट इज अ प्लांट। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी ऑलवेज एरोबिक? ऑलवेज एनारोबिक, ऑलवेज। इवन अगर आप देखेंगे मोनेरा को देखेंगे, मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा में एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, एनारोब्स भी होते हैं, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, ये सारी चीजें होती हैं, पैरासिटिक भी होती हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे लिए बिल्कुल एप्ट नहीं है। हमें ढूंढना था कि हमारे इन सब में से कौन सा बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विकली कमिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, व्हाई डू वी फॉल इल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड है। तो व्हाई डू वी फॉल इल में अगेन हमारे पास एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम पहले समझते हैं। वेन डायग्राम में कह रहे हैं कि कॉज बाय अ वायरस, अग्रीड। P is the one which is caused by a virus. Q is the one which is caused by a protozoan. E is the one which is caused by a virus and it is communicable and transmitted through vector. जब वेक्टर बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है मस्कीटो। अभी ऐसा मस्कीटो जो वेक्टर है और वायरस से होता है। Q भी मस्कीटो है और प्रोटोजोन से होता है। दिमाग में सबसे पहले जब मस्कीटो से रिलेटेड आता है ना तो एडीज और एनाफिलीज बोलते हैं। दिस इज द वन दैट वी टॉक अबाउट, इज द एडीज एंड एनाफिलीज बोलते हैं। अग्रीड? व्हेन वी टॉक अबाउट एडीज एंड एनाफिलीज जब हम बोलते हैं तो क्यू में, पी में ये बोल रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कम्युनिकेबल। अग्रीड। तो कौन सा डिजीज दिख रहा है? सबसे पहले क्या दिखता है हमें? डेंगी। एंड क्यू है प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले क्या दिखता है? मलेरिया। तो फटाफट देखते हैं चीजों को कि कैसे डिफाइन हो गई। फर्स्ट ए इज सेइंग could be a disease that is commonly treated by a drug obtained from the bark of cinchona tree. bark of a cinchona tree कोर्स भी नहीं हो सकता, मलेरिया हो सकता है भाई, बहुत कड़वी दवाई होती है, मलेरिया हो सकता है। ट्रू। P could be a fever which is transmitted by the bite of Aedes aegypti mosquito that bites during daytime. Yes, मैंने बोला ना P Aedes भी हो सकता है। True. C बोल रहा है P could be a disease characterized by severe joint pain and sudden onset of high fever, whereas Q could be dum fever or sleeping sickness. Sleeping sickness is like generally किससे होता है? sleeping sickness. Sleeping sickness is the one which is caused by your ट्राइपेनोसोमा। डम फीवर किससे होता है? आपका लेशमेनिया से। और मलेरिया प्रोटोजोन है सारे। अग्रीड? क्यों नहीं हो सकता? क्यों है? प्रोटोजोन से हो सकता है। डम किससे हो रहा है? डम फीवर आपका हो रहा है लेशमेनिया से। और ये किससे हो रहा है? स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा। अग्रीड? ये दोनों हो रहे हैं। देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यू तो मेरा क्या है? प्रोटोजोन है। ये सारे प्रोटोजोन है। तो देखा जाए तो सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। So the correct answer according to the question is option D here.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली कमिंग अप फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको आप कोरिलेशन में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पढ़ते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, उसमें PQRS आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। अगर हम देखते हैं PQRS, इट इज सेइंग दैट इट वर्क्स ऑन पुले सिस्टम। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड वर्क्स ऑन पुले सिस्टम, दैट मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहा है? इरिगेशन मेथड में अगर देखा जाए तो P एक्चुअली मोड के बारे में बात कर रहा है। एंड देन एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए, P वो मोड के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली Q के लिए वो क्या बोल रहा है? इट वर्क्स ऑन लीवर सिस्टम, दैट मीन्स धेकली के बारे में बात कर रहा है वो। तो मुझे P और Q अपने मिल गए हैं, ये धेकली के बारे में बात कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते, S क्या कह रहा है और R क्या कह रहा है? R, water is allowed to flow through main pipe under pressure which escape through rotating nozzles. Rotating uneven line में होता है, that means ये स्प्रिंकलर के बारे में बात कर रहा है। Water is delivered near root zone. Yes, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर बहुत ज्यादा वाटर की स्कैरसिटी होती है वहां पर हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, तो ये मेरा ड्रिप इरिगेशन। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PQRS. A, P could be धेकली whereas Q could be chain pump. हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन, ये तो हमारा गलत है। D क्या बोल रहा है? S minimizes wastage of water by minimizing evaporation and runoff. Yes, क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। R is very effective in case of plants growing in both marshes and saline soil. R क्या है हमारा? R is the sprinkler system, which is, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम देखे, मैंने आपको क्या बोला था? स्प्रिंकलर सिस्टम इज द वन जहां पर वो अनइवन सॉइल, अनइवन लैंड में मिलता है। तो देखा जाए ये ऑप्शन हमारा गलत है। P and Q are related with generation of hydroelectricity. P and Q are related with the generation of hydroelectricity, whereas R and S are related to mitigation of drought. ड्रॉट में कहां से आप स्प्रिंकलर लगा देंगे? नॉट पॉसिबल। दैट्स द रीजन ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमें ढूंढना था करेक्ट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम इंटरेस्टिंग चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मोनेरा, बहुत सारे किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक पिक्चर दे रखा है। पहले तो हम पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पिक्चर है किस चीज, देन उसके बाद आंसर करेंगे। अगर आपको एक्स, वाई और जेड दिख रहा है, एक्स इज योर टेनिया सोलियम, टेनिया, दिस इज द वन योर एनसाइक्लोस्टोमा, and this is the one which is your Pheretima, Pheretima postuma। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं टेनिया, टेनिया अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, टेनिया सोलियम, ये किसको बिलोंग करता है? प्लेटीहेलमिन्थिस को। प्लेटीहेलमिन्थिस किसको बोलते हैं? क्वेश्चन भी देखते रहिए। प्लेटीहेलमिन्थिस किसको बोलते हैं? प्लेटफॉर्म को हम प्लेटीहेलमिन्थिस बोलते हैं। आपका जो एनसाइक्लोस्टोमा है, जिसको जनरली हुकवॉर्म भी बोलते हैं, ये आपका बिलोंग करता है निमाटोड से, राउंड वॉर्म, निमाटोडा, दैट इज योर राउंड वॉर्म। देन वी हैव फेरेटिमा। फेरेटिमा का दूसरा नाम है, आप इसको जानते भी होंगे, अर्थवॉर्म। और ये कहां से है? ये एनेलिडा से। अब मैंने आपको क्या बोला था, कुछ मेमोरी बेस होते हैं। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें फटाफट से वो फ्लो चार्ट याद करना है। कौन सा सीलोमेट होता है, स्यूडो होता है, एसीलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिस्प्लोब्लास्टिक, ये सारी चीजें याद करनी। अब क्वेश्चन कह रहा है, रेफर टू द गिवन फिगर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन that correctly matches these animals with their characteristic stated। देख लेते हैं।
हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस है, पहले प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में बात करते हैं। हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस प्लेटफॉर्म एसिलोमेट है, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, एसिलोमेट है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टेनिया के बारे में बात करें, मैं एक्स लिख देती हूँ, ये एक्स है, ये एक्स है, और वो क्या बोल रहा है, फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी सेल्स, ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, तो डेफिनेटली दे विल हैव दिस एक्स। अब वाई के बारे में बात करते हैं, वाई क्या बोल रहा है, वाई इज योर नीमाटोडा, नीमाटोडा विच इज योर राउंड वॉर्म। वाई आपका स्यूडोसिलोमेट है, ट्रूसिलोम नहीं है, वाई आपका स्यूडोसिलोमेट है, लेकिन ऑफ कोर्स जेड आपका ट्रूसिलोमेट है। वाई के पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वाई आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अग्रीड। और देखा जाए तो आपका जेड जो है, जेड में अगर आप ध्यान से देखेंगे जेड में क्या दिख रहा है आपको, ट्रूसिलोम मैंने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद जेड में यस आपका ये एनालिड है, तो सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं एनालिड को, एनालिड को हम सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। तो ये हमारा इन सारे ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें, एंड देन फाइनली नेफ्रीड या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑफ कोर्स हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान से देखें, हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, दिस इज द करेक्ट वन। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल होता है विच इज द लेयर दैट इज ऑल्सो देयर एज अ प्रोटेक्टिव फीचर ऑल्सो, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब हम पढ़ते हैं। You have to, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, you have to identify that this is actually the correct statement that they are asking, not the incorrect one. You have to be very precise and very particular about this. बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। एक बार देख लेते हैं। A is saying primary cell wall is chiefly composed of soluble fibrous polysaccharide called suberin. अगर हम सुबेरिन के बारे में बात करते हैं, सुबेरिन आपको जनरली कहाँ मिलता है, सेकेंडरी वॉल में मिलता है सुबेरिन आपको। वो प्राइमरी बोल रहा है, हम सेकेंडरी वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो प्राइमरी वॉल होता है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, हेमीसेलुलोज होता है। प्राइमरी में क्या क्या होता है, वाटर होता है, हेमीसेलुलोज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। देखा जाए तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डी क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिग्निन एंड डिपॉजिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वॉल। हमने क्या बोला था कि जो हमारा सेकेंडरी वॉल का कंपोनेंट है, हमारे सेकेंडरी वॉल का कंपोनेंट क्या होता है, सुबेरिन। गलत, mainly composed of poli. Next one, pits are present in primary walls whereas they are absent in secondary walls. अब ध्यान से देखना, जो secondary wall होता है ना, the secondary wall is laid inner to primary wall. तो देखा जाए तो ये भी गलत है हमारे लिए, इसमें बोला deposit on the outer surface of the primary wall, नहीं, primary wall, secondary wall, primary wall, secondary, laid inner to the primary wall. ये तो पहले वाले का था, सी वाले का बता देती हूँ। Pits are present in primary walls whereas they are absent in secondary wall. Pits are usually absent in primary wall and usually present in secondary wall. देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। हमको करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। एक बार ये देख लेते हैं। The primary cell walls of adjacent cells are cemented through middle lamella, which is composed of calcium and magnesium pectate, which is very much true. अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, एक दूसरे से सेल ऐसे ही बात करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होता है, वैसे ही बीच में होता है मिडिल लेमुला स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के थ्रू एडजेसेंट सेल्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं
और वो पर्टिकुलरली प्रीडोमिनेंटली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। इन सारे ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हमको लग रहा है दैट इज माय ऑप्शन डी। So quickly let's look into our correct answer, which is your correct option D. ये था एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेल चैप्टर से। Next question is coming from improvement in food resources. Please understand this thing. This improvement in food resources is very much similar to your crop management. Crop improvement and management. देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। Select the group that contains only the micronutrients. अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जनरली प्लांट के में कैसे डिवाइडेड होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जनरली मैक्रो और माइक्रो बेसिस में डिवाइडेड होते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल सा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके मैक्रो में आ जाएंगे। इवन आपका पोटेशियम भी आ जाएगा, फॉस्फोरस भी आ जाएगा। एनपीके फर्टिलाइजर्स याद है ना आपको? यस, फॉस्फोरस भी आ जाएगा। वेरएज जब हम माइक्रो के बारे में बात करते हैं, माइक्रो में आपके पास आ जाएगा कॉपर, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से। इसमें देखा जाए तो हमारा सल्फर तो मैक्रो हो गया, तो ये अलग से ऑड वन है। इसमें देखा जाए हमें ढूंढना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। बी होना चाहिए आंसर। सी भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन, आयरन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, आयरन, पोटेशियम, इसमें से जो आयरन है वो आपका माइक्रो है। ये लिखने से थोड़ी आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है तरीका, आपको सिर्फ क्वेश्चन धड़ धड़ सॉल्व नहीं करना, आपको समझना है कि तरीका क्या है। सिंपल पैटर्न इज दैट न्यूट्रिएंट्स है, दो बेसिस पे देख लीजिए, माइक्रो और मैक्रो। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, एक बार मैक्रो याद हो जाए, उसके अलावा जो भी है वो सारे माइक्रो है, क्योंकि माइक्रो थोड़ी सी ज्यादा है। कार्बन, क्लोरीन, निकल, फिर अगेन ये माइक्रो आ गया आपका। तो देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन दैट इज एक्चुअली योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? सो द करेक्ट आंसर हियर इज एब्सोल्युटली ग्रेट, ऑप्शन बी। Again, an interesting question coming up from your wonderful chapter, that is your Tell the fundamental units of life. Question पढ़ लेते हैं। Again, हमें एक डायग्राम दे रखा है। Refer to the diagram given, diagram of an animal cell and select the correct options regarding P and Q. पहले तो मुझे वहां देख लीजिए, क्वेश्चन भी यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो मुझे P और Q ढूंढना है कि मेरा P और Q क्या है। ध्यान से देखेंगे, जो P है, P is actually your Golgi apparatus, Golgi body, and Q आपको ध्यान से दिख रहा है, this is the one we are talking about। छोटे छोटे राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं, ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस। इफ यू रिमेंबर, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग एंड सेंडिंग इट अवे। थोड़ा सा हिंट मिल गया। अब ऑप्शंस देखते हैं, हमें ढूंढना है इसमें से करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी ऑप्शन देखते हैं, तभी पता चलेगा। जल्दी जल्दी, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। Some of the vesicles of P store digestive enzymes obtained from Q in an inactive state to form primary lysosome. अब मुझे पता है कि वो मेरे पास P और Q पड़े हुए, मैं आपको प्लेटफॉर्म छोड़ दूं ताकि समझने में आसानी हो। P मेरा गोल्गी बॉडी है और Q मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं। अब ये सबको पता है कि राइबोसोम्स आर दी वंस विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स।
पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। ये तो सबको पता है। देख लीजिए, मैंने पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए छोड़ दिया है। पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स किसके ऊपर है? ये राइबोसोम्स RER के ऊपर है। अग्रीड? ये पॉलीपेप्टाइड गोल्गी अपैरेटस के पास जाएंगे और वो फंक्शनल प्रोटीन बनेंगे। ये पॉलीपेप्टाइड किसके पास जाएंगे? गोल्गी बॉडी के पास जाएंगे पैकेजिंग होने के लिए, ताकि वो क्या बन सके? फंक्शनल प्रोटीन बन सके। ये फंक्शन आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फिर से थोड़ी स्मॉल चीजें बेसिक बता देती हूँ। क्यों है? क्यों आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ है? क्योंकि सरफेस में राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड बनाने के बाद वो फटाफट किसको भेज देगा? गोल्गी बॉडी को भेज देगा, ताकि पैकेजिंग कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे, सारी चीजें करके उसको एक फंक्शनल प्रोटीन में चेंज कर देगा। सिमिलरली गोल्गी अपैरेटस एक्रोसोम भी बनाता है। गोल्गी बॉडी का एक और काम है कि वो एक्रोसोम भी बनाता है, एक्रोसोम हेड बनाता है गोल्गी बॉडी का, ये भी एक और काम। अब क्या हुआ? एक्रोसोम इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपैरेटस। अग्रीड? अब धीरे धीरे ये सारी चीजें हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ बना रहा है, वो बनाकर वो किसको दे रहा है? वो दे रहा है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी उसको पैकेजिंग करके आगे भेज रहा है। अग्रीड? कुछ एक्रोसोम भेज रहा है, एक एंजाइम भेज रहा है, एंजाइम भी भेज रहा है, नॉन फंक्शनल वे में भेज रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको पता चल गया कि मेनली अगर कोई नॉन फंक्शनल है तो फंक्शनल कौन बना रहा है? आपका गोल्गी बॉडी बना रहा है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इतना हिंट हमको मिल गया। ऑप्शन ए कह रहा है सम ऑफ द वेसिकल्स ऑफ पी स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अग्रीड? जो पी है आपका गोल्गी बॉडी है, वो एक्रोसोम बना रहा है। किसकी मदद से? वेसिकल की मदद से। This Golgi body is actually making an acrosome, which is an enzyme which has an enzymatic activity. ये acrosome lysosome और vesicles की मदद से बन रहा है। ये वेसिकल की मदद से बन रहा है। तो मेरा ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकंड वाला, obtained from Q in inactive state to form primary lysosome, which is very much true. Some of the vesicles of P store digestive enzymes obtained from Q. Q ने उसको कुछ भेजा inactive state में, पी का काम है उसको पैकेजिंग करके परफेक्टली प्राइमरी एक्टिव स्टेट बनाना। तो देखा जाए तो मेरा ये ऑप्शन सही है। बाकी के भी देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड एट पी। पॉलीपेप्टाइड क्यू बना रहा है, पी नहीं बना रहा है। क्यू सिंथेसाइजेस एक्रोसोम, नहीं, एक्रोसोम आपका गोल्गी बॉडी बना रहा है विद द हेल्प ऑफ वेसिकल। ये भी मेरा इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? P is absent in pancreatic cells and cells of salivary glands whereas Q is absent in liver cells. ध्यान से देखिए, P और Q, P and Q together आपको मिलेगा पैनक्रियाटिक, लिवर, एज वेल एज आपको किसमें मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे पूछा गया था which of the following is the correct answer. So here the correct answer is going to be your option A, absolutely correct. अब आपको दे रखा है diversity in living organisms related to animal and plant kingdom. किंगडम मोनेरा भी है, किंगडम प्रोटिस्टा भी है, यू बैक्टीरिया भी है, आर्की बैक्टीरिया भी है, बहुत सारे हैं। Just a hint, yes, we are going to get in more detail about that. Riddhi drew a classification chart as shown below. आपको कभी भी अगर एनिमल डाइवर्सिटी पढ़नी है, सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे ही चार्ट ड्रॉ करिए, क्योंकि फटाफट आंसर निकल जाता है। एक बार अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें, चार्ट में इट इज आस्किंग एनिमेलिया है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल पोरिफेरा, दैट मींस स्पंजेस के बारे में बोल रहा है। और अगर टिश्यू लेवल में बोल रहा है, टिश्यू लेवल में एक्स है और वाई है। एक्स डेफिनेटली इज योर एसिलोमेट,
एसिलोमेट, सीलोम एब्सेंट है। वाई स्यूडो हो गया, फॉल्स सिलोमेट, सॉरी ये स्यूडो सिलोमेट हो गया, और जो वाई है, वाई इज एक्चुअली योर यूसिलोमेट। एक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पी क्यू का डिवीजन है। पी क्यू में पूछा गया है कि सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस को किस बेसिस में डिवाइड किया गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, पी में जो कि आपका सिलेंट्रेटा है उसमें रेडियल सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री, और जो क्यू है उसको किस बेसिस में प्लेटीहेलमिन्थेस प्लेटफॉर्म में डिवाइड किया गया है, बायलेटरल सिमेट्री। तो हमको पता चल गया हमारा पी क्यू एक्स और वाई क्या है। अब इसी बेसिस में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द कैरेक्टर्स एक्स वाई पी क्यू। वो तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। एक्स इज यूसिलोमिक बॉडी कैविटी, नहीं, एक्स मेरा एसिलोमिक था, तो ये मेरा इनकरेक्ट है। पी इज बायलेटरल बॉडी सिमेट्री, नहीं, वो तो क्यू है। Q is radial body symmetry, नहीं, वो तो P है। Y is coelomic cavity lined by mesoderm, absolutely true, triploblastic, germinal layers, ectoderm, endoderm, ectoderm, mesoderm, eucoelomic। देखा जाए हमारा correct answer according to the question asked is your option D here. So that's the answer here. Moving on to the next question, we have another question coming up from why do we fall ill. इसको देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को बहुत पीसफुली अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर then I'm going to give you space so that आप देख लीजिए। The given graph shows the pathogen load in the body of a person. Pathogen disease causing organism है, disease cause कर दिया है। During the period of sickness, now select the correct option regarding this. चलिए, आपको दिख रहा है कि ये एंटीबायोटिक का डोज गिवन है, एंटीबायोटिक का डोज गिवन है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि डे 4 में बीमारी थी बड़ा, लेकिन जैसे एंटीबायोटिक का डोज मिला वो बीमारी एकदम से कम हो गई, खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक डोज देने से वाई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वाई अपने आप नॉर्मल एक साइकिल फॉलो कर रहा है, और ये साइकिल आपको जनरली वायरस में दिखता है। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं और उससे इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाता है, दैट इज अ बैक्टीरियल वन, लेकिन वायरल वन इज द वन जो अपनी पूरी एक साइकिल कवर करता है। तो वाई आपको वायरस दिख रहा है और एक्स आपको बैक्टीरिया दिख रहा है। यहां पर मैं लिख देती हूं, एक्स आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन दिख रहा है और वाई आपको वायरल इंफेक्शन दिख रहा है। देखिए, वायरल अपने टाइम से, उसको एंटीबायोटिक से लेना देना नहीं, मैं अपने टाइम से करूंगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Option A, the person is suffering from two pathogenic infections simultaneously. एक पर्सन है, उनको बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों दो पैथोजेनिक, दो अलग अलग पैथोजेनिक इंफेक्शन से गुजर रहे हैं। This might be true, might be true. आगे देखते हैं। X could be viral infection that decrease rapidly after antibiotic treatment. ये गलत है, अभी मैंने आपको बताया ये गलत है, क्योंकि वायरल इमीडिएटली रिलीफ नहीं देता है, वो अपना एक साइकिल फॉलो करता है। Both X and Y are different bacterial infection. Bacterial infection होता अगर तो इमीडिएटली एंटीबायोटिक तो दोनों को रिलीफ लेकर आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस वायरल, इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऑप्शंस में, both X and Y are different bacterial infections, whereas or where recovery in case of X is due to the body's immunity, whereas that in case of Y is due to antibiotic treatment. हमेशा याद रखिए, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के हिसाब से काम करता है।
आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो यू हैव अ मोर रिकवरी रेट एज कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो ये गलत है। Both X and Y are viral infections which decrease due to body's immunity and antibiotic treatment had no role in it. No, not at all. ऐसा नहीं होता. Antibiotic also one of the major role plays का ये यहाँ पर होता है कि antibiotic also helps you to control that infection, but along with your body's immunity. तो ये गलत है. हमारे question के according the correct answer here is option A. Next question is coming up from reaching the age of adolescence. Refer to the given figure and select the option that correctly compares structure X and Y. एक बार structure X and Y देख लेते हैं, ये है क्या? अगर आप X को देखिए, X आपको दिख रहा है, testis के through बाहर आ रहा है, so this is the one. जो testis के through बाहर आ रहा है, X is the one which is representing urethra. X is the one which is representing urethra. जो जनरली आपका यूरिन कैरी करता है, एंड समटाइम्स इट कैरीज द सीमेन आल्सो, जबकि जो Y है, Y इज द वन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग योर वास डिफरेंस, जिसको डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं. दे आर इन पेयर और दिस इज द वन व्हिच जनरली कैरीज द स्पर्म्स, नॉट द सीमेन. ये स्पर्म कैरी करते हैं, सीमेन कैरी नहीं करते. ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सूटेबल है. ऑप्शन ए सेज X always वाली चीजें थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि always means every time the same, which is not possible majority of the time. X always carries urine, whereas Y always carries semen. मैंने आपको क्या बोला था? X is the one which carries the urine and at times it carries the semen, but Y is the one which does not carry semen, it carries sperm. गलत है ये हमारा. B कह रहा है in each male individual X exists singly whereas Y exists in pair. Agreed? वास डिफरेंस आपको पेयर में मिलेगा, यूरेथ्रा सिंगल ही मिलेगा. ये सही है. हमको करेक्ट ढूंढना है. यहाँ सी कह रहा है द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू X कैन बी कंट्रोल वॉलंटरीली बट सच कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट इन Y. अग्रीड? आप वॉलंटरी यूरिन कभी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, सीमन का ejaculation also, but when we at times, not majorly always but at times, but लेकिन आप testis के लिए वास डिफरेंस में जो स्पर्म है उसका आप रोक नहीं सकते हैं. तो देखा जाए तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. और डी कह रहा है बोथ बी एंड सी. हमारे अकॉर्डिंग बोथ बी एंड सी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. So the correct answer is option D here. Next question is coming up from cell the fundamental unit of life. आप ध्यान से देख लीजिए पहले क्या है. आपको सोल्यूशन Y दिख रहा है, सोल्यूशन Y में सोल्यूशन X है और विस्किंग ट्यूब है बीच में. A whisking tube is filled with solution X and placed in a boiling tube of solution Y. After 20 minutes, the whisking tubing appeared to be larger and heavier. Which of the following correctly identifies solution X and Y? एक बार आप ध्यान से देख लेते हैं. हमको पता है जो हमारा water molecules है, we know that the water molecules when they generally move, they move from low concentration water molecules, they generally move from low concentration of sucrose, low concentration of sucrose. In case of your sucrose solution, हमें पता है water molecules from low concentration of sucrose will enter whisking tube. यहाँ से ये enter करेंगे whisking tube में. ध्यान से देखिए. Water molecules move from low concentration of sucrose into the whisking tubing
having high sucrose concentration. फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विस्किंग ट्यूब है, इस विस्किंग ट्यूब में एक सोल्यूशन X है, उसको एक बॉइलिंग ट्यूब सोल्यूशन Y में डाल दिया। 20 मिनट के बाद जो विस्किंग ट्यूबिंग है वो लार्जर हो जाती है एज कंपेयर टू दी अदर वन एंड बिकम हेवियर ऑल्सो। तो ये बताइए इसमें से कौन सा सही लगेगा। पहले स्टेटमेंट सुन लेते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज will enter into the whisking tube having high sucrose solution or concentration. High sucrose concentration will move or will be having high sucrose concentration. ये क्यों हुआ है? ये एंडोस्मोसिस की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर हुआ, जिसकी वजह से विस्किंग ट्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। So according to the question asked, if we look into the options, the correct answer has to be need to be option A here. So let's quickly look into the answer. The correct answer is option A here. Moving ahead with our question bank from your previous year's paper, we have natural resources. Read the given paragraph. Soil X has very poor water holding capacity. Soil Y is well drained and contains 1 part clay and 2 parts of each sand and silt. Soil 2 has excellent water, or soil Z has excellent water holding capacity but is poorly aerated. पहली बात तो मेरे पास 3 टाइप के सॉइल है। मेरे पास है सॉइल X, Y and Z. मुझे पहले आइडेंटिफाई करना ये X, Y, Z है क्या। ध्यान से देखेंगे, जो X है, X poorly developed for the water holding capacity, that means it is the sandy soil. ये वाला मेरा sandy soil है। Similarly उसने Y बोला है, Y is well drained and contains 1 part clay and 2 parts each of sand and silt. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका लोमी सॉइल के बारे में। Then we have another soil which is soil Z. अब soil Z के लिए क्या बोला है कि soil Z is the one has excellent water holding capacity but is poorly aerated. तो ये बात कर रहा है clay soil के लिए। clay soil के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, clay soil जो होता है it is not good for plant growth, but आप इसके अच्छे से pots बना सकते हैं। Not good for plant growth, not for plant growth. प्लांट ग्रोथ के लिए ये नहीं है suitable। हाँ, लेकिन pots आप इससे जरूर बना सकते हैं। Whereas sandy soil आपके यूकेलिप्टस, वाटरमेलन इनको ग्रो करने के काम आता है। ये सारी चीजें पता चल गई आपको। सैंडी सॉइल आपको यूकेलिप्टस ये सारी चीजें ग्रो करने के काम आती है। अब थोड़े से ऑप्शन देख लेते हैं। हमने ये थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन पता चल गई कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनता है। When we talk about soils, first select the correct statement regarding the soil X, Y and Z. First says soil X is commonly found in those regions where xerophytes are abundant. Sandy soil है, तो सैंडी सॉइल को सैंडी सॉइल हमको कहाँ मिलेगा? हमको सैंडी सॉइल सबसे ज्यादा आर वी एबल टू फाइंड इट इन कॉमनली फाउंड इन योर दोज रीजन्स जहां पर ज़ेरोफाइट्स और अबंडेंट है। अग्रीड, ये सही है। सॉइल जेड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे। सॉइल जेड के बारे में वो ये बोल रहा है that soil Z is best suited for growth of plants like Casuarinia, Eucalyptus and watermelon. उसके लिए तो सैंडी सॉइल है, X है, तो ये गलत है। सॉइल Y is best suited for making pots. pots के लिए तो क्लेई सॉइल है, तो ये भी गलत है मेरा। All of these हमको आइडेंटिफाई करना था करेक्ट स्टेटमेंट। तो if I'm looking into the correct statement according to the question asked, the correct answer has to be my option
A here, क्योंकि A ही इसमें सबसे बेस्ट suited आंसर है. So the correct answer has to be option A here. Those were all the questions that we did from your science section. Now we would be moving ahead into the achiever section question. 5 question, each question carrying 3 marks. ध्यान से यूज करेंगे, अपना सारा एनालिसिस, सारा कॉन्सेप्ट और सारा मेमोरी बेस यहीं पे यूज करेंगे और ज्यादा अच्छे से. 3 नंबर है, थोड़ा ध्यान लगाना तो पड़ेगा. So the next question is coming up from tissues chapter. जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. बहुत सारी चीजें हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है. हमको सिंपल इसमें पूछा गया है कि जो ऑप्शंस है, पहली बात तो सिंपल चीजें हैं. The tissue, the cells of the tissue have cell wall. That means या तो अगर walls के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट हो सकता है, फंगस हो सकता है, इवन बैक्टीरिया भी हो सकता है. टिश्यू के पास वॉल नहीं है, एनिमल सेल. टिश्यू मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. या तो ये हो सकता है आपका सिंपल टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो सकता है. देन वी हैव टिश्यू लाइन बाय द एल्वेoli. यहां से हमको PQRST पता करना है. अगर मैं यहां देखूं, if I would look into the P is actually your squamous epithelial tissue. क्यों पूछ रहा है? The tissue forms shock absorbing cushion around some vital organs. That means adipose tissue जो एक connective tissue का टाइप है, loose connective tissue का, तो ये adipose है. Cells of this tissue contain air cavities. तो ये plant के बारे में बात कर रहा है. That means R आपका erenchyma है. R is erenchyma that we are talking about. This tissue provides mechanical strength and flexibility to young dicotyledons and petioles. That means हम बात कर रहे हैं collenchyma. Flexibility आ जाती है ना, stretch. Tissue conducts water. That means of course this is xylem. Tissue conducts organic solutes. That means it is phloem. अब हमें ढूंढना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है. ध्यान से देखेंगे. Option A says P is an epithelial tissue, correct, whereas Q is a loose connective tissue. ये भी सही है. C is either greatly reduced or absent, but R is exclusively present in floating plants, whereas S is found in cucurbita stem. ये बिल्कुल सही है. R is erenchyma, S is collenchyma, T is xylem and U is phloem, which is true. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, अभी तक नहीं मिला है. D क्या कह रहा है? U is found in grit of guava. U हमारा phloem है. Grit of guava में आपको sclerenchyma मिलता है, sclerids मिलता है, आपको sclerids मिलता है. Whereas matrix of tissue P contains flexible material called chondrin. Squamous epithelial tissue के पास chondrin नहीं होता है, no chondrin. तो हमारे पास हमको ढूंढना था इनकरेक्ट आंसर और हमको मिल गया. हमारा इनकरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हियर. अगेन सेम थिंग्स आर देयर. PQRST अगर आपको याद हो, हम पीछे से ही देख लेते हैं. हमारा P है squamous epithelial tissue. Q is your loose connective tissue, that is adipose. R is your erenchyma, जिसकी वजह से प्लांट्स को फ्लोटिंग बायंसिंग मिलती है. S is your collenchyma, flexibility but strength भी है. T is your xylem, water conduction, unidirectional. U is your phloem, food का conduction bidirectional. अब हम इसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेलेक्ट द करेक्ट. इस चीज का ध्यान रखना है सबसे पहले. यहां पर हमें करेक्ट, पहले वाले में इनकरेक्ट पूछा था. P wall of Bowman's capsule, S epidermal covering of legume seeds. नहीं, अगर हम Bowman's capsule के लिए बोलेंगे ये बिल्कुल सही है Bowman's capsule के लिए, but when we talk about S epithelial covering of legume seeds, epithelial covering of legume seeds आपका हो सकता है parenchyma का हो सकता है, sclerenchyma का हो सकता है, but collenchyma का तो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो हमारा यही गलत हो गया. Q ब्लावर ऑफ फेल में मिलेगा,
आर कवरिंग ऑफ नट्स में मिलेगा। ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ये भी गलत हो गया हमारा। सी आर पिटियोल ऑफ लोटस में मिलेगा। हम्प ऑफ कैमल में यू मिलेगा। फ्लोएम आपको कैमल में कैसे मिल सकता है? क्यू इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, हमारे पास भी है एडिपोज टिश्यू सबक्यूटेनियस। टी सेल ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ मोनोकॉट रूट विच इज वेरी मच ट्रू। देखा जाए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी हियर। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Everything that we have done today with respect to your wonderful kind of a question revision that has happened with maximum explanation and telling you which question is what, why not, which option is what and why not. This is what we have done in your My Classroom platform with your previous year's question paper 2017-2018. And you have any inquiries related to this, you can visit our web address here, which is very much here. Also, we have a tablet app that you can see and access easily. Along with that, a very big thanks and congratulations to all of you for coming this far, for staying with us, doing each and every question and understanding the question, and all the best for your examination target 2023. If you have any queries, you can absolutely go this web address, or we have our handles here. Facebook handle and Instagram handle, we are always there, pre-active, and you have any questions, any doubts, of course you can write down about those things in your comment section. अगर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी की ही क्लास हुई है, फिजिक्स के भी एक्सप्लेनेटरी स्ट्रक्चर्स हुए बहुत सारे, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही बना है और इवन मैथ्स का भी ऐसे ही बना है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट associated and you have to start learning more. You have any queries, anything? Of course, we are always there for you. So this is me, your teacher, Tanisha, signing off today. All the best for your future examination. Bye all of you. Take care.